हेलो एवरीवन, आज हम हमारे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लेक्चर में रेफ्रिजरेशन फिटिंग टूल्स, लीक डिटेक्शन और चार्जिंग टूल्स के बारे में हम जानकारी लेंगे इस यूनिट में। तो बेसिकली देखिए, जब भी हम रेफ्रिजरेटर को मेंटेन करते हैं या उसे रिपेयर करने की बात आती है तो हमें बहुत से ऐसे टूल्स की आवश्यकता पड़ती है जिस टूल के माध्यम से हम उसे फिर से सुधार सकें, रिपेयर कर सकें या मेंटेन कर सकें। तो ऐसे टूल्स के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके एप्लीकेशंस के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस लेक्चर में जानकारी लेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। ओके, तो देखिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है सबसे पहले स्क्रीन पे, अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो देखिए ये जो है VAR साइकिल का है। ये दरअसल जैसा कि हमारा लास्ट यूनिट है, आइस रेफ्रिजरेशन प्लांट का ही एक लेआउट है, उस प्लांट का एक टेक्निकल लेआउट है। तो देखिए यहाँ पर ये कंडेंसर कॉइल है। कंडेंसर कॉइल को देखिए ये फोर्स्ड कन्वेक्शन के थ्रू, फैन के थ्रू, देखिए कंडेंसर फैन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फैन के थ्रू इस कंडेंसर कॉइल को क्या किया जा रहा है, कूल किया जा रहा है। और यहाँ पर है देखिए आपका कंप्रेसर। ओके, ये हर्मेटिकली कंप्रेसर लिखा हुआ है। कंप्रेसर से जो रेफ्रिजरेंट है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में, देखो यहाँ से ये जो है निकल करके कंडेंसर तक के गया। कंडेंसर में जाने के बाद में रिसीवर टैंक में केवल जो है लिक्विड ही जो है आगे की ओर फॉरवर्ड हुआ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लिक्विड लाइन। ओके, लिक्विड जो है वो आगे की ओर फॉरवर्ड हुआ। और ये फॉरवर्ड होने के साथ साथ में देखिए यहाँ पर ये स्ट्रेनर ड्रायर लगा हुआ है। ओके, सिलिका जेल जिसके अंदर रहता है, जो कि मॉइस्चर या अन्य जो भी डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं उसे ये एब्जॉर्ब कर लेता है, सिलिका पार्टिकल्स। ओके, अब इसके आगे जो है ये एक्सपांशन वाल्व है जो कि प्रेशर को ड्रॉप करता है रेफ्रिजरेंट पे और टेम्परेचर को भी ड्रॉप करता है। और ये आगे जा करके देखिए ये कंडेंसर कॉइल में इस प्रकार से, सॉरी इवोपरेटिव कॉइल में इस प्रकार से रेफ्रिजरेंट जो है ये आगे की ओर फॉरवर्ड होता है। और देखिए अभी जो है लिक्विड स्टेट में, और ये डार्क ब्लू जो है इसका मतलब कि ये गैसेस स्टेट में जा चुका है। अब गैसेस स्टेट में जाने के बाद में अभी से अगेन हम फॉरवर्ड करते हैं कंप्रेसर की तरफ। कंप्रेसर से कंप्रेसर करता है, सॉरी कंप्रेसर इसे कंप्रेस करता है और इसके प्रेशर को बढ़ा करके कंडेंसर की तरफ में ये फॉरवर्ड कर देता है। तो आइए हम इसी के साथ दूसरा डायग्राम भी हम देखते हैं। देखिए ये भी एक लाइन डायग्राम है, ये भी एक लाइन डायग्राम है कि किस प्रकार से एक आइस रेफ्रिजरेशन प्लांट में वर्क करता है हमारा रेफ्रिजरेशन का सेक्शन। तो देखिए यहाँ पर ये हीट एक्सचेंजर लगा हुआ जो कि हीट को एक्सचेंज करता है। और देखिए ये कंप्रेसर है जो कि प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है। रेफ्रिजरेंट के आगे देखेंगे तो ये कूलर है, कूलर मतलब कि कंडेंसर कॉइल। कूल करने के बाद में रेफ्रिजरेंट को जब लिक्विड स्टेट में करने के बाद में हीट एक्सचेंज होता है, मतलब लिक्विड स्टेट में कूल होने के बाद में ये आगे जाता है सेपरेटर में, सेपरेट होता है। मतलब कि लिक्विड अगर रहेगा तो आगे की ओर जाएगा, गैस अगर रहेगा तो रिवर्स से भेज दिया जाएगा। आगे जाने के बाद में ये स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर के आगे में ये इवोपरेटर से कनेक्टेड रहता है। इवोपरेटर से ये टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा और अपने फेस को चेंज करेगा फ्रॉम लिक्विड टू गैस, एंड देन अगेन ये कंप्रेसर की तरफ चला जाएगा। ओके, तो ये सिंपल सा साइकिल यहाँ पर रिपीट होता जाता है। आइए अगले डायग्राम को हम देखते हैं। देखिए इस डायग्राम में आपको बहुत से ऐसे छोटे छोटे टूल्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि ये आपका स्पैनर हो गया। जो पिक्चर है ये थोड़ी ब्लर है बट खैर देखते हैं। ये आपका हैमर हो गया, ये आपका स्प्रे हो गया, ये आपका प्रेशर गेज हो गया। ओके, ये भी आपका प्रेशर गेज है। ओके, ये नोट डाउन करने के लिए नोटपैड है, ये हैलाइट टॉर्च है, ये रेफ्रिजरेंट सिलेंडर्स हैं, और आपके ये ट्यूब कटर है, ये यॉक है, ये पिंच ऑफ टूल है। ओके, तो इस प्रकार से ये पेचकस है, ये मंकी प्लायर है, ये स्पाइनर है। ओके, ये भी ट्यूब कटर है। तो इस प्रकार से अगर इस डायग्राम में देखें तो नंबर्स ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के मेंटेनेंस एंड रिपेयर के टूल्स हैं जो कि हमें ड्यूरिंग मेंटेनेंस या ड्यूरिंग रिपेयर के दौरान पे हमें बहुत सारे जगह पर ये उपयोग आते हैं।
जिसके माध्यम से हम आसानी से हमारे रेफ्रिजरेशन के सिस्टम को हम आसानी से रिपेयर कर पाते हैं। ओके, तो आइए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट फिगर को हम देखते हैं। ओके, ये जो है ये वैक्यूम मशीन है। ये वैक्यूम करने का काम करता है। इसे हम क्या करते हैं, जब भी रेफ्रिजरेंट हम टॉप अप करते हैं या रेफ्रिजरेंट टॉप अप करने वाले रहते हैं तो अंदर के स्पेस को वैक्यूम करने के लिए इसे लगाया जाता है गेज के माध्यम से। और गेज हमें डिस्प्ले करते रहता है, प्रेशर गेज हमें डिस्प्ले करते रहता है कि जो कंप्रेसर के अंदर जो लेआउट जो चले हैं रेफ्रिजरेशन में, उसके अंदर में कितना गैस का प्रेशर है, ये सारी चीज़ों को ये बताता है। ओके, गेज के माध्यम से हमें पता चलता है। और बेसिकली इस मशीन का क्या काम रहता है कि कंप्रेसर में मौजूद और कंप्रेसर से आगे के जो भी लाइन है उनमें मौजूद जितना भी गैसेस हैं उन्हें वैक्यूम करना, उसको वैक्यूम ज़ीरो करना। ओके, तो ये जो मशीन है ये वैक्यूम मशीन बोला जाता है। ये बहुत ही अच्छे से वैक्यूम करता है। ऐसे जनरली अगर देखा जाए तो इस वैक्यूम मशीन का पहले उपयोग नहीं किया जाता था। आज के समय में इसका ज़्यादा उपयोग होता है। ये ऑलमोस्ट 2000 से 3000 के आसपास में रहता है। बहुत ही लो मेंटेनेंस और बहुत ही हाई लाइफ रहती है इसकी। तो ऐसे मशीन का रिक्वायरमेंट अगर देखा जाए तो बेसिकली बहुत से जगह पर देखने को मिलता है। ऐसे मशीन का उपयोग जो है हम रेफ्रिजरेंट के प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं कि बहुत से जगह पर इसे वैक्यूम करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर इसे देखा जाए तो हम कंप्रेसर के माध्यम से भी हम वैक्यूम कर सकते हैं, बट इस मशीन के माध्यम से अगर हम करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से वैक्यूम हो पाता है हमारा सिस्टम। ओके, देखिए ये है आपका प्रेशर गेज जिसे कि इस वैक्यूम मशीन के आगे लगाया जाता है, जो कि आपको डिस्प्ले करता है कि अभी जो लेआउट्स हैं जैसे कि आपका कंडेंसर, कंप्रेसर, एक्सपांसन वाल्व, ऑपरेटर, उसके अंदर में जितना भी रेफ्रिजरेंट है उसे वैक्यूम करने के लिए ये काम आता है या टॉप अप करने के लिए भी काम आता है। रेफ्रिजरेंट गैसेस को टॉप अप इस तरीके से बताता है कि इसमें स्केल रहते हैं पाउंड पर केजी, केजी पर mm स्क्वायर। तो ये सारा इसमें स्केल रहते हैं। 2-3 इसमें डायल गेजेस रहते हैं। जैसे इसमें तो शायद एक ही दिख रहा है, एक ही डायल गेजेस दिख रहा है। इस एक डायल गेजेस के नीचे में और एक स्केल लिखा हुआ रहता है, उसके नीचे और एक स्केल लिखा हुआ रहता है। इस प्रकार से 2 या 3 स्केल्स भी लिखे हुए रहते हैं। ऐसा आप देख सकते हैं मार्केट में अवेलेबल है। या जो रिपेयरिंग, जो मेंटेनेंस वाले जो वर्कर्स जो रहते हैं उनके पास में, टेक्नीशियंस जो रहते हैं उनके पास में भी इस प्रकार के प्रेशर गेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे प्रेशर गेजेस हमें कितनी मात्रा में हमें रेफ्रिजरेंट को टॉप अप करना है, कितनी मात्रा में रेफ्रिजरेंट को वहाँ पर फिलअप करना है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्प्ले करता है इस प्रेशर गेज के माध्यम से। ओके, देखिए ये जो है ट्यूब कटर मशीन है। ट्यूब कटर मशीन है। तो इस ट्यूब कटर मशीन में देखिए ये एक कटर है और यहाँ पर देखिए एक ये व्हील जैसा लगा हुआ रहता है गोल, जो कि घूमता है। और इस व्हील में क्या लगा रहता है, एक ब्लेड किस्म का लगा रहता है जो कि बहुत ही शार्प रहता है। ये ब्लेड एक डायमंड की तरह। और इसे हम क्या करते हैं, इसे हम एक ट्यूब में फिक्स करते हैं। ये देखिए यहाँ से जो ये गेज जैसा दिख रहा है गोल घुमाने का नॉब जैसा, इसको जो हम गोल घुमाते हैं तो ये जो व्हील जो है ये आगे या पीछे होने का काम करता है। और जैसे ही आगे या पीछे होने का काम करता है हम इसे किसी भी ट्यूब में इसे अटैच करते हैं। और अटैच करने के बाद में इसे हम रोटेट करते हैं। तो जैसे ही हम इसे रोटेट करते हैं हम क्या देखते हैं कि हमारा जो ट्यूब जो है वो बहुत ही आसानी से कट चुका है। ओके, तो इसे ट्यूब कटर कहा जाता है। हम मेजर करते हैं साइज को और मार्क करते हैं और उस जगह से हम क्या करते हैं, ट्यूब को कट कर सकते हैं। ओके, देखिए ये भी एक डायग्राम है ट्यूब कटर का। देखिए यहाँ पर भी एक सपोर्ट के लिए यहाँ पर 2 रोलर्स लगे हुए रहते हैं। और ये जो है ये आपका कटर टूल है, ठीक है। ये डायमंड कट टूल होता है, बहुत ही शार्प होता है ये। इसे बिल्कुल भी उंगलियों से अगर आप छुएंगे तो हो सकता है ये कट भी कर सकता है। तो इसलिए इसे बहुत ही सावधानी से यूज़ करना होता है। ये पीछे में जो नॉब दिया रहता है उसी के माध्यम से ये जो व्हील का जो पोजीशन है वो आगे या पीछे हम एडजस्ट कर सकते हैं ट्यूब के डायमीटर के सापेक्ष में।
देखिए ये जो है ये पिंच ऑफ टूल है, इसमें हम बहुत सारे डायमीटर के ट्यूब्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं, और एडजस्ट करने के बाद में ये यॉक कहलाता है। यॉक देखिए यहाँ नीचे से इस टूल में हम एडजस्ट कर लेते हैं और ऊपर से भी हम एडजस्ट करते हैं। बेसिकली इस टूल में क्या किया जाता है कि एक ट्यूब को दूसरे ट्यूब के अंदर में जब हमें इंसर्ट करना होता है वेल्डिंग के दौरान पे, तो हमें इस टाइप के टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ट्यूब्स को हम थोड़ा ऊपर तक के लेकर के आ जाते हैं, और ये यॉक टूल में मैं आगे के डायग्राम में आप लोगों को दिखलाऊंगा। यॉक टूल जो आगे से जो इसका पॉइंटर रहता है वो थोड़ा इंक्लाइंड किस्म का रहता है, तो यहाँ पर जो ट्यूब जो रहता है उसका जो माउथ जो रहता है उसे ये फैलाने का काम करता है। उसके माउथ को किस प्रकार से उसके डायमीटर को हल्का सा ये बढ़ाने का काम करता है। ओके, तो हम देखने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से रहता है। देखिए इस प्रकार से जैसे ट्यूब आ रहा है सीधा सीधा, तो यहाँ से ये जो है इसका जो आगे का जो माउथ है उसे फैलाने का काम करता है हमारा ये वाला डिवाइस, योक डिवाइस। ओके, लेकिन फैलाने के लिए हमें उसे होल्ड कराना पड़ेगा एक डिवाइस में, तो ये एक होल्डर का काम करता है। पिंच ऑफ टूल जो है एक होल्डर का काम करता है, और यॉक जो है उसके माउथ को फैलाने का काम करता है। किस प्रकार से? इस प्रकार से फैलाने का काम करता है। वैसे ये जो आप देख रहे हैं इसे आप बेंडर कहते हैं। बेंडर मतलब कि ये एक्चुअली इसके अंदर में हम ट्यूब को डाल देते हैं और उसके बाद में हम बेंड करते हैं, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमारा ट्यूब जो है बेंड होता है। अगर हम ऐसे अपने हाथों से अगर उसे बेंड करने का कोशिश करें तो उतना अप्रोक्सीमेटली वो बेंड नहीं हो पाएगा, और वो पिचकने की भी उसकी ज़्यादा चांसेस है। ओके, वियर टीयर होने की भी ज़्यादा चांसेस है कि वो अननेसेसरी किस्म का वो पिचक जाएगा। ओके, तो इसलिए जब भी हमें बेंड करना होता है ट्यूब्स को, तो कॉपर ट्यूब्स या एल्युमिनियम ट्यूब्स को, तो हम इस प्रकार के स्प्रिंग बेंडर्स का ही हम उपयोग करते हैं। ओके, देखिए इस प्रकार से स्प्रिंग बेंडर्स रहते हैं। अंदर में देखिए कॉपर ट्यूब्स को डाल दिया गया है, और कॉपर ट्यूब से क्या किया जा रहा है, इसे बेंड किया जा रहा है। ओके, तो देखिए इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग डायमीटर के ये स्प्रिंग बेंडर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जिससे कि हम जो भी हमें पसंद आता है हम उस बेंडर्स का उपयोग करके हम बेंड कर सकते हैं हमारे ट्यूब को। तो देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ में आते हैं, कुछ थोड़े से लंबे रहते हैं, कुछ शॉर्ट लेंथ के रहते हैं। ओके, और देखिए यहाँ पर जो बेंडर्स जो अवेलेबल हैं यहाँ पर जो कुछ बेंडर्स अवेलेबल हैं वो बेंडर्स किस प्रकार के होते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये केवल 90 डिग्री को ही ये बेंड करने के काम आता है, अपितु ये थोड़ा सा भी अगर इंक्लाइन करना है, 10 डिग्री में भी इंक्लाइन करना है, तो हम इस बेंडर के माध्यम से ही हम उसे इंक्लाइन करते हैं। ये इंक्लिनेशन जो डिपेंड करता है वो प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है कि हमें किस जगह से ट्रांसपोर्ट करना है, सप्लाई करना है, वो सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए ये स्प्रिंग बेंडर का हम उपयोग करते हैं बेंड पर्पस के लिए। ओके, जो कि अलग अलग डायमीटर का होता है। तो आइए अब हम अगला डायग्राम इसका देखते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर जो बेंडिंग किया गया है इस बेंडर टूल के माध्यम से, वो किस प्रकार से किया गया है, बहुत ही स्लाइटली किया गया है, बहुत ही स्लाइटली किया गया है। बेंडिंग का जो वर्क है ये बहुत ही स्लाइटली किया गया है। तो इस प्रकार से जब स्लाइटली करना होता है तब भी हमें इस प्रकार के बेंडिंग टूल्स की आवश्यकता होती है। अगर हम इस प्रकार के बेंडिंग टूल्स की अगर आवश्यकता ना लें तो क्या होगा, हमारा जो वर्क पीस जो है, जो हमारा ट्यूब्स जो है वो बैंड होने की बजाय कि थोड़ा ज़्यादा बैंड हो जाएगा, या उसके उसे पिचकने की बहुत ज़्यादा चांसेस वहाँ पर जनरेट होती है। तो इसलिए हम जब भी बेंड करने की जब भी बात आती है ट्यूब्स की, तो हम स्प्रिंग बेंडर्स का उपयोग करते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान में रखेंगे। ये सारे टूल्स जो है आपको जो रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनिंग का मेंटेनेंस करते हैं उनके पास में ये सारे टूल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, या नहीं तो आप ये सारे टूल्स को आप यूट्यूब के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, ऑनलाइन जाकर के गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं इमेजेस में, या जब आप इसके थ्योरेटिकल चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उन सारी चीज़ों को भी आप, उसमें भी कुछ डायग्राम्स बने हुए रहते हैं, तो उस डायग्राम में भी आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। और उस जगह पर भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप यूट्यूब का माध्यम से आप
इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, या नहीं तो फिर गूगल इमेजेस से भी आप इन सारी चीज़ों का इमेजेस देख सकते हैं, या PNG फाइल से इनका एक छोटा सा क्लिप वहाँ पर तैयार किया हुआ रहता है कि किस प्रकार से बेंड कर रहे हैं, किस प्रकार से गेज वर्क करता है, किस प्रकार से स्वैगिंग टूल वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ों को आप इंटरनेट के माध्यम से सारी चीज़ों का फंक्शन जो है आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं। ओके, ये अब हम अगले डायग्राम की तरफ में बढ़ते हैं। देखिए ये जो है ये पिंच ऑफ टूल है नीचे में, और ये जो है स्वैगिंग टूल है। तो स्वैगिंग टूल का माने जैसे कि सॉरी ये जो है ये योक है। ओके, योक है। तो ये योक का जो ब्लॉक है इस प्रकार से यहाँ पर एंगेज कर दिया जाता है। एंगेज करने के बाद में देखिए नीचे से जो है ये एक ट्यूब को लेकर के आया जाता है, और नीचे का जो ट्यूब है वो ऊपर में एडजस्ट करते हैं। और ये जो योक जो है, ये योक क्या काम करता है, उस ट्यूब के जो टॉप का जो माउथ रहता है उसके माउथ को ये थोड़ा और ज़्यादा ब्रॉड और ज़्यादा ओपन करने का काम करता है। जैसे कि देखिए यहाँ का जो ये योक का देखिए ये जो पॉइंटर है ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड मतलब नीचे का हिस्सा थोड़ा नैरो है, ऊपर का हिस्सा थोड़ा ब्रॉड है। तो इसी प्रकार से जैसे ही हम ट्यूब के ऊपर में जब हम इसे एडजस्ट करके फिक्स करके इस फास्टनर में, इस पिंच ऑफ टूल फास्टनर में जब हम फिक्स कर देते हैं, और उसके बाद में ऊपर से जब हम ये अप्लाई करते हैं, तो क्या देखते हैं कि जो टूल के माध्यम से उसका जो माउथ है वो थोड़ा सा चौड़ा होते जा रहा है। देखिए जैसे कि ये स्प्रिंग बेंडर जो टूल है ना, इसी प्रकार से हम ये ट्यूब्स के भी साथ में हम करना पड़ता है, क्योंकि एक ट्यूब को दूसरे ट्यूब के अंदर में हम इंसर्ट करने के बाद में वेल्डिंग करने के लिए ये चीज़ किया जाता है। ओके, आइए देखते हैं आगे हम। देखिए इस प्रकार से किया जाता है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये पिंच ऑफ टूल हो गया, ये योक हो गया, और इस प्रकार से किया जाता है। हल्का सा जो इसका जो डायमीटर है उसे बढ़ा दिया जाता है। डायमीटर बढ़ाने का ये देखिए इस प्रकार से भी किया जाता है। अलग अलग साइज के ट्यूब्स के लिए अलग अलग यहाँ पर बना हुआ रहता है, और यहाँ पर लिखा भी हुआ रहता है 1/2 इंच, 1/4 इंच, 1/3 इंच, 3/4 इंच, 2 इंच, 1/1.5 इंच। ओके, तो इस प्रकार से ये पूरे डायमीटर यहाँ पर लिखे हुए रहते हैं। इसे हम ट्यूब को यहाँ पर एडजस्ट करते हैं इस योक टूल के माध्यम से। ये देखिए इसका जो पॉइंटर है ये थोड़ा नैरो किस्म का रहता है। इसे यहाँ पर लगाते हैं और क्या करते हैं हम इसके माउथ को थोड़ा फैलाने का हम कार्य करते हैं, जिससे कि ये बहुत ही आसानी से वेल्डिंग हो सके। ओके, देखिए यहाँ पर भी देखिए ये पिक्चर बहुत ही क्लियर है। इसमें भी बहुत सारे देखिए टूल्स को यहाँ पर बताया गया है। देखिए ये जो है पिंच ऑफ टूल है। पिंच ऑफ टूल में देखिए 2 नट रहते हैं। ये दोनों नट को हम लूज करके यहाँ पर हम अपने ट्यूब को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद में ये दोनों नट को हम फिर से लगा सकते हैं, और ये योक टूल के माध्यम से हम उस ट्यूब के माउथ को हम थोड़ा फैला सकते हैं। ओके, ये देखिए ये जो है स्पाइनर है, ये जो है स्वैगिंग टूल का ये पंच है, डाई पंच है, ये सब भी स्वैगिंग टूल्स के पंचेस हैं, और ये जो है आपका ट्यूब कटर है। ओके, ये जो है आपका ट्यूब कटर है। स्वैगिंग टूल जो रहता है, स्वैगिंग टूल भी ट्यूब के जो माउथ रहता है उसके डायमीटर को बढ़ाने का काम करता है। स्वैगिंग टूल जो रहता है इसका भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहता है हमारे रिपेयरिंग के वर्किंग पर या कंस्ट्रक्शन के प्लेटफॉर्म पर भी इस स्वैगिंग टूल का बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। जैसे ट्यूब कटर का एक अपना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, योक का, पिंच ऑफ टूल का, ये सारी चीज़ों का जैसे इम्पॉर्टेंट रोल है, वैसे ही स्वैगिंग टूल का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। आइए आगे की ओर देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर भी ये पिंच ऑफ टूल का एक एडजस्टमेंट यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से पिंच ऑफ टूल जो है यहाँ पर रखा हुआ है, और पिंच ऑफ टूल के ऊपर में ये योक को यहाँ पर रखा हुआ है, और योक क्या कर रहा है, इसे टाइट करने का काम कर रहा है। टाइट करके उसके ऊपर का जो माउथ जो है, उस ट्यूब के ऊपर का जो माउथ जो है उस माउथ की ओपनिंग कर रहा है, और उस माउथ को ओपन करने के बाद में हम इसे डिसअसेंबल करके उस ट्यूब का हम जहाँ पर भी उपयोग करना होगा उस जगह पर हम उपयोग कर सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट फिगर हम देखते हैं। देखिए ये पिंच ऑफ टूल ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का पिंच ऑफ टूल है। देखिए यहाँ पर
ये सब टूल्स में आप देख रहे थे कि केवल इसमें सर्कल्स जैसे हॉलो सर्कल किस्म के बने हुए जिसके अंदर से ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, बट यहाँ का जो ये पिंच ऑफ टूल देख रहे हैं ये क्या काम करता है, जब हम कंप्रेसर से जब हम गैस को टॉप अप कर रहे हैं तो जो एक कंप्रेसर में जब हम गैस को, रेफ्रिजरेंट गैस को जब हम टॉप अप करते हैं तो उसके लिए अलग एक पोर्ट बना हुआ रहता है कंप्रेसर में। आप उस पोर्ट को हमेशा देखे होंगे जो कि सील्ड रहता है जनरली, एक यू कैप के माध्यम से, एक यू नट के माध्यम से वो हमेशा सील्ड रहता है। ओके, तो सील्ड वो रहता है और हम क्या करते हैं जब उसमें टॉप अप करते हैं तो जो हमारा डिस्चार्ज पोर्ट जो है कंप्रेसर में, एक 3 पोर्ट रहते हैं, एक सक्शन पोर्ट, एक डिस्चार्ज पोर्ट और एक टॉप अप पोर्ट या रिचार्ज पोर्ट। ओके, तो ये 3 पोर्ट में से जो टॉप अप या रिचार्ज पोर्ट है उससे हम रेफ्रिजरेंट को टॉप अप करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेंट केन, रेफ्रिजरेंट सिलेंडर और विद द हेल्प ऑफ गेजेस। गेजेस हमें क्या जानकारी देता है कि कितनी मात्रा में रेफ्रिजरेंट जो है वो टॉप अप हुआ है। ओके, अब आगे जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जब हम डिस्चार्ज पोर्ट जो है, डिस्चार्ज पोर्ट को उससे जो है रेफ्रिजरेंट, जैसे हम टॉप अप तो कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट को, लेकिन डिस्चार्ज पोर्ट से वो रेफ्रिजरेंट बाहर की ओर फॉरवर्ड ना हो जाए, लीक ना हो जाए, रिलीज ना हो जाए, डिस्चार्ज ना हो जाए, तो इसीलिए हम ये पिंच ऑफ टूल का हम उपयोग यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये एक क्लिप के माध्यम का, तो इस जगह पर हम क्या करते हैं, ट्यूब को हम रखते हैं और यहाँ पर हम इस नट को बहुत ज़्यादा हम टाइट कर देते हैं तो ट्यूब बिल्कुल ही पिचक जाता है और यहाँ पर एकदम अच्छे से टाइटली फिक्स हो जाता है, जिससे कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट जो है उस ट्यूब से बिल्कुल भी नहीं निकल पाता है, बिल्कुल उसे फिक्स, टाइटली फिक्स कर दिया जाता है। बट इसे बहुत ज़्यादा भी इसे टाइट नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा अगर आप टाइट कर देंगे तो हो सकता है कि हमारा जो ट्यूब जो है वो कट जाए और कटने के बाद में फिर लीकेज शुरू कर दें। तो एक बहुत ही सीमित मात्रा में ही इसे प्रेस किया जाता है, जिससे कि हमारा जो काम है वो भी चलता रहे और किसी प्रकार का कटिंग ऑपरेशन भी ना हो यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया आपका पिंच ऑफ टूल। आइए हम इसी के साथ में आगे भी हम देखते हैं और किसी टूल्स को। देखिए ये पिंच ऑफ टूल है और ये क्या है, कटर है। ये भी एक प्रकार का कटर है जिससे कि हम ट्यूब को आसानी से काटते हैं, बट इस टाइप के कटर से जब हम काटते हैं ट्यूब्स को तो उस ट्यूब में हमें मार्क देखने को मिलता है, वो हल्का सा पिचक जाता है। तो कटर के लिए अगर हमें इमरजेंसी पर्पस के लिए अगर कट आउट करना है तो इस टाइप के कटर का हम उपयोग कर सकते हैं। और पिंच ऑफ टूल का तो मैंने बताया कि या तो उसके यॉक के माध्यम से उसके डायमीटर माउथ को बड़ा करने का उपयोग होता है, यानी तो फिर उस पिंच ऑफ टूल्स के माध्यम से हम जो डिस्चार्ज पोर्ट है उसके पोर्ट को हम इसमें होल्ड करके उसे प्रेस करके और गैस टॉपअप के समय में और करने के काम आता है। ओके, और इसके बाद में जैसे ही गैस टॉपअप होता है तो इसके आगे के हिस्से को हम क्या कर देते हैं, वेल्ड कर देते हैं और उसके बाद में हम इसे खोलते हैं। ओके, उसके बाद में हम इसे खोल देते हैं। तो ये हो गया आपका कटर और ये हो गया आपका स्वैगिंग टूल। तो इसमें और भी बहुत से टूल हैं, वो सारे टूल्स के बारे में भी हम जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से टूल्स जो हैं वो वर्क करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए ये जो है ये स्वैगिंग टूल है। देखिए स्वैगिंग टूल में बहुत सारे टर्म्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए जैसे कि स्वैगिंग टूल सेट 1/4 इंच, ये सब इंचेस में लिखे हुए हैं, 5/16 इंच, 3/8 इंच, 1/2 इंच, 5/8 इंच। ओके, तो स्वैगिंग टूल एक तरह से डाई पंचेस की तरह रहता है। देखिए इस प्रकार से पंचेस रहते हैं और ये सामने से थोड़ा नैरो, उसके बाद थोड़ा सा ब्रॉड, उसके बाद और ज़्यादा ब्रॉड, इस प्रकार से रहता है। तो इस पंच का हम क्या काम करते हैं, जो बहुत ही पतले ट्यूब्स जो रहते हैं जिसे कि हम यॉक के माध्यम से भी हम उसके जो डायमीटर, उसका माउथ को हम ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो वैसे कंडीशन के लिए, वैसे ट्यूब्स के लिए हम ये स्वैगिंग टूल का हम उपयोग करते हैं, जो कि क्या करता है, जिसके माध्यम से उसका जो डायमीटर है वो फैलाने का हम उपयोग करते हैं। ओके, इसके माध्यम से जो हमारा डायमीटर है वो फैलता है और फैलने के बाद में हम क्या देखते हैं कि उसका डायमीटर फैल तो चुका है और साथ ही साथ में उसका अब वो वेल्डिंग के लिए बिल्कुल सही तरीके से तैयार है। तो बेसिकली स्वैगिंग टूल जो रहता है ये बहुत ही पतले डायमीटर्स के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत ही पतले डायमीटर्स के जो
ट्यूब्स रहते हैं उनके लिए ये उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार के स्वैगिंग टूल्स के डाई एंड पंचेस भी इसे कहा जाता है। ओके, देखिए इस प्रकार से स्वैगिंग टूल भी होता है जो कि देखिए अलग अलग डायमीटर का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और इस प्रकार से होल्डर से हम इसे होल्ड करते हैं। ये एक होल्डर है, और ये देखिए ये जिस भी डायमीटर में हमें सेट करना है उस ट्यूब को यहाँ पर हम हल्के से रखते हैं, और ऊपर से हम क्या करते हैं, हैमरिंग है, हम स्मूथ बिल्कुल स्लोली हम उसे फोर्स देते हैं हैमर को, तो जो डायमीटर जो रहता है ट्यूब का वो धीरे धीरे करके क्या होता चला जाता है, फैलता चला जाता है। ओके, डायमीटर जो है ट्यूब का वो धीरे धीरे करके फैलता चला जाता है। अब इसी प्रकार से स्वैगिंग टूल का हम उपयोग करते हैं। स्वैगिंग टूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है, बहुत ही पतले डायमीटर को फैलाने का काम करता है, उसके माउथ को और ज़्यादा ब्रॉड करने का काम करता है। देखिए ये जो है, ये इस डायग्राम में ये बताया जा रहा है कि कंप्रेसर में जब हम रेफ्रिजरेंट गैस को हम टॉप अप करते हैं, किसी प्रकार से हमारा रेफ्रिजरेटर अगर कूलिंग सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो अगर हम ये देखते हैं कि उसका जो रेफ्रिजरेंट है वो लीक हो चुका है या बहुत ही कम प्रेशर में है, तो जब भी हम रेफ्रिजरेंट को टॉप अप करते हैं तो इस प्रकार का हमें सेटअप की ज़रूरत होती है, जिसमें कि हमारा 2 गेजेस लगे रहते हैं। देखिए चार्जिंग पॉइंट ऑन प्लांट, और ये फ्रॉम चार्जिंग सिलेंडर। तो पहला वाला जो रहता है वो सिलेंडर में हम प्लग करते हैं, और दूसरे वाले को हम किस में प्लग करते हैं, हमारे प्लांट पर मतलब कंप्रेसर पर हम प्लग आउट करते हैं। ओके, अब क्या करते हैं कि इसमें से कितनी मात्रा में हम कंप्रेसर के प्रेशर को देखते हैं, मतलब कंप्रेसर के प्रेशर पोर्ट को हम देखते हैं गेज के माध्यम से कि कितनी मात्रा में कंप्रेसर में अभी प्रेशर जनरेट हो गया है। और यहाँ पर साथ ही में एक और स्केल रहता है, जिस स्केल में हमें ये भी दिखाता रहता है कि कितना पाउंड या कितना ग्राम जो है रेफ्रिजरेंट यहाँ पर अवेलेबल है। और साथ ही साथ में ये जो केन रहता है उसके अंदर में भी अवेलेबल गैसेस की मात्रा यहाँ पर बताई जाती है। तो हम उस केन में हम परमानेंट मार्कर में भी नोट डाउन करके रख देते हैं कि इस केन में भी इतना मात्रा में गैस बचा हुआ है। ओके, नोट डाउन करके रख देते हैं। ये केन का जब भी आपको निकालना होता है तो इस प्रकार का आपको होल्डर कैप की ज़रूरत पड़ती है, जो फ्रॉम चार्जिंग सिलेंडर लिखा हुआ इस प्रकार के होल्डर कैप की ज़रूरत पड़ती है, तभी ये रेफ्रिजरेंट गैस निकल पाता है, नहीं तो ये सील्ड रहता है। ओके, जब आपको निकालना है तो इस कैप को लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये निकलेगा, जैसे इस कैप को हटाएंगे तो वापस ये सील्ड आउट हो जाता है। ओके, ये आपका वैक्यूम पंप है, डिस्चार्ज टू रिकवरी बॉटल। ओके, ये आपका चार्जिंग पॉइंट प्लांट है ना। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हम जो है चार्जिंग करते हैं। ओके, तो आइए कुछ और डायग्राम को भी हम देखते हैं। ओके, पहले हम पूरे डायग्राम्स को हम ओपन कर लेते हैं, उसके बाद में हम सारे डायग्राम्स को हम 1 बाय 1 देखते चले जाएंगे। ओके, आइए देखना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर भी ये टॉप अप करने का ही काम हो रहा है। ये रेफ्रिजरेंट चार्जिंग बोतल है। ओके, और ये देखिए ये दो गेजेस हैं। ओके, इसमें जो एक लाइन जो है देखिए थ्रोटल वाल्व के पास में यहाँ पर लगा हुआ है, एक जो है देखिए दूसरा वाला जो पॉइंट है ये कंप्रेसर के पास में लगा हुआ है, और ये बॉटल से जो भी है रेफ्रिजरेंट जो है वो आगे की ओर आ रहा है, और कंप्रेसर में क्या कर रहा है, ये टॉप अप करने का काम कर रहा है। ओके, रेफ्रिजरेंट जो है ये देखिए यहाँ से सक होकर के यहाँ तक ये आ रहा है, और इस दौरान में हमें कंप्रेसर को ऑन करके रखना पड़ता है, जिससे कि वो सक्शन चैम्बर के माध्यम से वो सक करता हो जाता है। क्योंकि ये देखिए ये जो दूसरा वाला जो पॉइंट है ये सक्शन चैम्बर है। ओके, ये सक्शन चैम्बर है, यहाँ से कंप्रेसर सक करता है, और यहाँ से जो है कंप्रेसर, कंडेंसर, ड्रायर, रिसीवर, यहाँ से क्या हो रहा है, डिस्चार्ज होने का काम करेगा। ओके, तो इस वाले ए पॉइंट को अभी हम क्लोज करके रखेंगे, और दूसरे पॉइंट से हम क्या करेंगे, टॉप अप करते रहेंगे हमारे रेफ्रिजरेंट को। ओके, तो इस फिगर में सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी ये वैक्यूम मशीन का यहाँ पर देखिए उपयोग किया गया है। ये प्रेशर गेजेस हैं जो कि कंडेंसर कॉइल के अंदर में आउटडोर में जो कंप्रेसर यूनिट जो लगा रहता है उस कंप्रेसर यूनिट का प्रेशर भी बताता है, और उसे वैक्यूम करने का भी काम कर रहा है ये प्रेशर गेजेस। ओके, आइए नेक्स्ट फिगर की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए इस डायग्राम में भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा
यहाँ पर देखिए दो गेजेस लगे हुए हैं, एक ये वैक्यूम करने का, ओके, और ये वेपर फॉर्म में जो है आगे की ओर फॉरवर्ड करके टॉप अप करने का काम करेगा। ये लिक्विड रिसीवर जो है ये यहाँ से सक करके लेकर के आएगा और सक करने के बाद में यहाँ से निकल करके ये वेपर फॉर्म में स्टोर करता जाएगा टैंक के अंदर में। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टॉर गेज लोकेटेड एट फर्टेस्ट पॉइंट ऑन द सिस्टम अवे फ्रॉम वैक्यूम पंप। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक तरह का गेज है जो कि हमें इसकी वैल्यू को बताता है। ओके, ये देखिए ये जो है ये आपका हेलाइट टॉर्च है। हेलाइट टॉर्च क्या काम करता है कि किसी भी प्रकार के लीकेज को हमें डिटेक्ट करके बताता है। हेलाइट टॉर्च कलर के माध्यम से हमें बताता है, जैसे ही हम किसी भी जगह पर लीकेज है अमोनिया का या किसी और गैस का, रेफ्रिजरेंट है, हाइड्रोकार्बन्स का अगर लीकेज है तो उस जगह पर जब भी हम हेलाइट टॉर्च एक नॉर्मल टॉर्च की तरह रहता है, और जैसे ही हम उसे ऑन करते हैं, इस टॉर्च की जो फ्लैश लाइट जो होती है वो आगे की ओर जाती है, तो हमें जिस जगह पर भी रेफ्रिजरेंट लीक होता रहता है उस जगह पर ये दूसरे कलर का हमें सिग्नेचर शो करता है। तो देखिए यहाँ पर ये नीडल वाल्व है, ओके, ये टैंक वाल्व है, इसके अंदर में गैस रहता है, ये टैंक हैंडल है और ये सक्शन हॉस है। ओके, हेलाइट लीक डिटेक्टर फॉर यूज विथ अ बी टैंक। ओके, तो ये आपका हेलाइट टॉर्च हो गया, कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये मार्केट में ऑलमोस्ट 3002 to 3000 के आसपास में ये अवेलेबल होता है, बहुत ही अच्छे कंपनीज का। ओके, तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और हमारे इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।